नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज 2 साल बाद गजा में अब धमाकों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। शांति दिखाई दे रही है, लेकिन फलस्तीनियों में चिंता भी दिख रही है कि अब भविष्य कैसा होगा। इस समय हमास और इजरायल के बीच कैदियों की अदला बदली का काम चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। वो खुद भी इजरायल पहुंच गए हैं। हमास अब तक 13 बंधकों को रिहा कर चुका है। पहले 7 बंधक रिहा किए गए, फिर 6 और बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। लेकिन वो 28 बंधक जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके शरीर इजरायल को सौंपने में समय लगेगा, क्योंकि उनकी कब्र की तलाश करना भी आसान काम नहीं है। लेकिन हमास और इजरायल में शुरू हुई कैदियों की अदला बदली के बाद अब गजा के पुनर्निर्माण की चुनौती भी खड़ी हो गई है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान ने तालिबान के शासन को अवैध करार दिया। शहबाज सरकार ने 4 साल बाद पलटा फैसला। दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हुई एंट्री। युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को दूंगा टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पुतिन को धमकी। जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करवाने की जताई उम्मीद। मेडागास्कर में हो सकता है तख्ता पलट। जेनजी प्रदर्शन को मिला सेना का समर्थन। बागी सैनिकों ने पूरी आर्मी पर किया कब्जा। और चलते चलते में देखेंगे सैंडी आइलैंड के अनसुलझे रहस्य को, अपने आप हो जाता है गायब। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के यूनुस का भारत को लेकर बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा, अगर स्वतंत्र विकल्प दिया जाए तो भारत शेख हसीना को अपने ही पास रखेगा। हसीना ने भारत में ली है शरण। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत का दावा। गजा पीस डील के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। अब तक 1500 लोग घायल। चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बदले सुर। डोनाल्ड ट्रंप ने की चीनी राष्ट्रपति की तारीफ, बोले जिनपिंग सख्त और स्मार्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का विरोध। पोर्टलैंड की सड़कों पर निर्वस्त्र होकर लोगों ने निकाली बाइक रैली। संघीय सैनिकों की तैनाती का कर रहे हैं विरोध। तो गजा में जंग खत्म हो गई है। कैदियों की अदला बदली का काम भी शुरू हो गया है। इसमें इजरायल की तरफ से करीब 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का काम शुरू हो चुका है। 200 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी रेड क्रॉस को सौंपे जा चुके हैं। वैसे रिहा होने के बाद फलस्तीनी कहां जाएंगे, इस पर जरूर सवाल है, क्योंकि गजा उनके लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो दूसरी तरफ हमास ने भी 13 इजरायली बंदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। पहले उसने 7 बंदियों को रिहा किया और उसके बाद 6 और बंदियों को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए बंदियों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। उन्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत नहीं बताई गई है। हमास आज ही सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। तो दूसरी तरफ फलस्तीनी कैदियों को भी बड़ी संख्या में इजरायल रिहा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इजरायल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं गजा की यात्रा करना चाहूंगा। अगर मैं गजा जाता हूं तो इसका मुझे गर्व होगा। वैसे मैं वहां नहीं गया हूं, लेकिन फिर भी मैं गजा के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। ट्रंप कुछ देर में इजरायली संसद को भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने इजरायल को जरूर चिंता में डाल दिया है। दरअसल इजरायल ये साफ कह चुका है कि जब तक हमास की तरफ से सभी तरह के हथियार छीने नहीं जाते, तब तक गजा में उसकी कार्रवाई बंद नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फिर से एकजुट होने और हथियार बंद होने की इजाजत दे दी, जो बेहद चौंकाने वाली खबर मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को पता है कि हमास गजा में फिर से हथियार जुटा रहा है। हमने भी कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। हम चाहते हैं कि जो लोग लौट रहे हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। हमास लंबे युद्ध के बाद व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को यह समझना होगा, उन्होंने 60,000 लोगों को खोया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दरअसल हमास के हमले के बाद इजरायल ने 2 साल तक गजा में लगातार हमले किए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों में 67,000 फलस्तीनियों की जान गई है। यह संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध विराम आखिर कब तक कायम रहेगा? इजरायल की तरफ से आ रहे बयानों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायली काट्ज ने कहा है कि बंधकों की हालिया रिहाई के बाद अब इजरायल की पहली प्राथमिकता गजा में हमास की सभी आतंकवादी सुरंगों को पूरी तरह से तबाह करना होगा। यह मिशन सीधे इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में गठित अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र के माध्यम से अंजाम दिया जाएगा।
इस अभियान का मकसद गजा के पूर्ण विसैन्यीकरण और हमास के हथियारों को निष्क्रिय करना है, जो गजा शांति योजना के तहत तय किया गया है। इजरायल साफ कर चुका है कि गजा में जब तक हमास से हथियार नहीं छीन लिए जाएंगे तब तक वो गजा से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं अंतिम बंधक की रिहाई होने के साथ इजरायल की सेना गजा से पीछे हट जाएगी। ऐसे में सवाल तो बने हुए हैं, कैदियों की अदला बदली के बाद कहीं इजरायल समझौते को ना तोड़ दे। वैसे भी नेतन्याहू पर यह आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वो अपना फायदा देखते हुए कभी भी समझौता तोड़ देते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो 2021 में अमेरिका में सरकार बदली, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सबसे पहला ऐलान किया कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से लौटेगी। 30 अगस्त 2021 तक अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अमेरिका की फौज पूरी तरह से अफगानिस्तान से हट भी नहीं पाई थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस बदलाव के समय एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। तालिबान के काबुल लौटने के बाद 2021 में उस समय के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल के सेरेना होटल में चाय पीते हुए दिखाई दिए थे। पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दी, लेकिन आज उसी अफगान तालिबान के शासन को शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की सरकार ने गैर कानूनी करार दे दिया है। पाकिस्तान की नजर में उसका पाला पोसा संगठन तालिबान आज आतंकी हो गया है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 30-35 सालों तक तालिबान को पालने का उससे फायदा मिलेगा। पाकिस्तान यह मानकर चल रहा था कि तालिबान शासन के आने के बाद डूरन लाइन, जिसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा माना जाता है, उस पर तालिबान समझौता कर लेगा। लेकिन कुछ भी पाकिस्तान के मन के मुताबिक नहीं हुआ। बात डूरन लाइन की करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा को ही डूरन लाइन कहते हैं, जिसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच तय किया गया था। पाकिस्तान 1947 से इसे इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान इसे खारिज करते हैं। इनका कहना है कि अंग्रेजों ने इसे जबरदस्ती अफगानों पर थोपा था। अफगान डूरन लाइन को मान्यता नहीं देते हैं। तालिबान का दावा है कि यह रेखा पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांटती है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभु सीमा बताता है। और इसी विवाद के चलते दोनों देशों के बीच बार बार सीमा संघर्ष, गोलाबारी और राजनीतिक तनाव बना रहता है। और इस बार ये तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। वहीं पलटवार करते हुए तालिबान ने भी डूरन लाइन पार कर पाकिस्तान की 8 चौकियों को तबाह कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के 58 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के सदस्यों को शरण देती है, जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। और इन्हीं आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। यूएन भी टीटीपी को आतंकी संगठन मानता है, जिसके पास 30 से 35 हजार लड़ाकों की फौज है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने अपने देश में टीटीपी की मौजूदगी से इनकार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान पर ही आरोप लगाया है कि वो आईएसआईएस को शरण दे रहा है। अफगानिस्तान की प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आईएसआईएस की मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप पहले से ही सक्रिय हैं। ईरान और मॉस्को में हाल के हमलों की साजिश इन्हीं ठिकानों से रची गई थी। आईएसआईएस के कई कमांडर पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब तक पाकिस्तान इन आतंकियों को अफगानिस्तान को नहीं सौंपता है तो उसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध और भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी इस मामले में एंट्री हो गई। उन्होंने कहा है कि गजा में युद्ध विराम के बाद अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डील कराएंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो लंबे वक्त से इस जंग को खत्म करवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस दिशा में अब तक उनका हर दांव फेल ही साबित हुआ। मगर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर ट्रंप पर भरोसा जताया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में गजा में युद्ध विराम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर एक क्षेत्र में युद्ध रोका जा सकता है तो निश्चित रूप से दूसरे युद्ध भी रोके जा सकते हैं, जिसमें रूस के साथ जंग भी शामिल है। दरअसल ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फोन पर बात हुई। इसकी जानकारी देते हुए ज़ेलेंस्की ने खुद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को हमारी ऊर्जा प्रणाली पर रूस के हमलों के बारे में सूचित किया और मैं उनका समर्थन करने की इच्छा की सराहना करता हूं।
हमने अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की, साथ ही उन ठोस समझौतों पर भी चर्चा की जिन पर हम काम कर रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 दिनों के अंदर दोनों नेताओं के बीच 2 बार फोन पर बात हो चुकी है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत के ये सिलसिले ऐसे वक्त में बढ़ रहे हैं जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि अगर रूस के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार किया गया तो इसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को खतरनाक हथियार मुहैया कराने पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अब इससे युद्ध की तस्वीर नहीं बदलने वाली। रूस अमेरिका को चेता रहा है, लेकिन ट्रंप की तरफ से रूस को उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अब रूस को धमकी देते हुए कहा कि मेरी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत हुई थी जिसमें हथियारों की मांग की गई थी, जिसमें टॉमहॉक मिसाइल भी शामिल थी। वे टॉमहॉक चाहते हैं। ये एक बड़ा कदम है, लेकिन अब मैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कह सकता हूं कि अगर युद्ध नहीं रुका तो हम ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलने का मतलब है कि अब वो रूस के अंदर बहुत दूर तक अहम सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकेगा। इन मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी यूक्रेन अब मॉस्को को भी निशाना बना सकता है। इससे यूक्रेन की हमला करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। साफ है, ट्रंप रूस में भारी तबाही की चेतावनी देकर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन दबाव में आएंगे, क्योंकि अब तक तो ट्रंप की सारी धमकियां बेअसर रही हैं। ऐसे में अब ट्रंप के इस बयान पर पुतिन की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात होगी मेडागास्कर की। तो हिंद महासागर में स्थित हिंदुस्तान के करीबी देश मेडागास्कर में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि विद्रोही मिलिट्री यूनिट कैप्सेट ने यह ऐलान कर दिया है कि उसने देश की सेना पर नियंत्रण कर लिया है। यानी मेडागास्कर की सैन्य शक्ति अब राष्ट्रपति एंड्री राजोएलेना के हाथ में नहीं रह गई, बल्कि इस पर कैप्सेट मिलिट्री यूनिट का कब्जा हो गया है, जिससे देश में पहले से चल रही राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि कैप्सेट एक समूह है जो मेडागास्कर के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों से बना हुआ है और एक दिन पहले ही इसने देश में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अपना समर्थन भी दिया था, जिसके बाद से ही इस प्रदर्शन ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से मेडागास्कर में नेपाल जैसे हालात बने हुए हैं। जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो ये प्रदर्शन 25 सितंबर को पानी और बिजली की कमी को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन तब से ही ये बढ़ते जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति एंड्री राजोएलेना की सरकार के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राजोएलेना पद छोड़ दे, देश से माफी मांगे और सीनेट के साथ ही चुनाव आयोग को भी भंग कर दे। लेकिन यह मामला तब और गंभीर हो गया जब कथित तौर पर सेना के विद्रोही गुट कैप्सेट ने युवाओं के इस प्रदर्शन का समर्थन कर दिया। इससे पहले कैप्सेट अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेशों का पालन करने से भी इनकार कर दिया था और जिस तरह पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के चलते कई लोगों की जान चली गई थी, उसकी भी कड़ी निंदा की थी। फिलहाल मेडागास्कर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर उस पर काबू नहीं पाया गया तो हो सकता है कि दुनिया बहुत जल्द एक और सरकार के तख्ता पलट की गवाह बन जाए। खुद राष्ट्रपति राजोएलेना ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं। उन्होंने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में मौजूदा वक्त में संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत अवैध रूप से और बलपूर्वक सत्ता हथियाने की कोशिश चल रही है। देश के सामने मौजूद वर्तमान संकट का एकमात्र समाधान बातचीत है। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। मौजूदा हालात में मेडागास्कर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि देश में छिड़ा यह विद्रोह कब और कैसे शांत होता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे गायब होने वाले आइलैंड की। तो हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। ऐसी एक जगह साउथ पैसिफिक ओशियन में है। दरअसल डिजिटल दुनिया के इस दौर में किसी भी जगह का पता लगाने के लिए लोग तुरंत ही गूगल मैप्स खोल लेते हैं, लेकिन उस वक्त कैसा लगेगा जब गूगल मैप किसी जगह के बारे में बताए और वो जगह फिर वहां से गायब हो जाए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच एक जगह है जिसे सैंडी आइलैंड कहते हैं। ये जगह साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बन चुकी है, क्योंकि ये कभी गूगल मैप्स पर दिखती है और कभी गायब हो जाती है। और इसके पीछे की वजह कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रीजन भी है। इसकी कहानी कोई नई नहीं है। करीब 300 साल पहले 1776 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने अपने चार्ट में इसका जिक्र किया था। फिर 1876 में एक शिप वेलोसिटी ने भी इसे देखने का दावा किया था। इसके बाद 19वीं सदी के कई मैप्स में ये 24 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड दिखाया गया था।
आखिरी बार इसे 1895 में देखे जाने की बात कही जाती है, पर इस कहानी में मोड़ तब आया जब 1979 में फ्रांस की हाइड्रोग्राफिक सर्विस ने इसे अपने मैप से हटा दिया। लेकिन कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट की एक टीम इसे खोजने वहां पहुंची और घंटों ढूंढने के बाद उन्हें बस गहरा समंदर मिला। उन्होंने गहराई मापी तो वो 4300 फीट निकली। इतनी गहराई का मतलब है कि आइलैंड पानी में डूबा नहीं हो सकता। साइंटिस्ट के इस रिपोर्ट के ठीक 4 दिन बाद गूगल मैप्स ने भी सैंडी आइलैंड को डिलीट कर दिया। हालांकि आज भी कभी कभी उस जगह पर मैप्स पर एक छोटा सा उभार दिखता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मैपिंग एरर थी जो कई सदियों तक मैप्स पर बनी रही, या फिर सच में कोई आइलैंड है जो अचानक गायब हो गया। ये राज आज भी अनसुलझा है और हमें बताता है कि डिजिटल दुनिया में भले ही हमने तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हमारी पकड़ से बाहर हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।